भारत के संविधान में अनुच्छेद 395 है, भाग 22 है, अनुसूची 12 है। अनुच्छेद 395 है, भाग 22 है, अनुसूची 12 है। भारतीय संविधान की अनुसूची टोटल 12 है। पहले अनुसूची राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्र का उल्लेख। पहले सूची में राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्र का उल्लेख। दूसरी सूची में पदाधिकारियों को प्राप्त वेतन का उल्लेख। दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों को प्राप्त वेतन का उल्लेख। अनुसूची तीसरे में पदाधिकारियों के द्वारा लिए गए शपथ का उल्लेख। अनुसूची 4 राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, राज्यसभा के सीटों का बंटवारा। अनुसूची 4 में है राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, राज्यसभा के सीटों का बंटवारा। अनुसूची 5 SC/ST को विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 5 में SC/ST को विशेष प्रावधान। अनुसूची 6 उत्तर पूर्वी राज्य जो कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को विशेष प्रावधान है। अनुसूची 7 केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख। प्रारंभ में 14 भाषाएं थी। 21वां संशोधन 1967 सिंधी, 71वां संशोधन 1992 नेपाली, मणिपुरी, कोंकण, 92वां संशोधन 2003 बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया। अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख। प्रारंभ में 14 भाषाएं थी। 21वां संशोधन 1967 में सिंधी, 71वां संशोधन 1992 में नेपाली, मणिपुरी, कोंकण, 92वां संविधान संशोधन 2003 बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया। अनुसूची 9 राज्य द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण। संविधान संशोधन 1951 भूमि सुधार, जिसमें सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। अनुच्छेद 9 में राज्य द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण। संविधान संशोधन 1951 भूमि सुधार, जिसमें सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। अनुसूची 10 दल बदल संबंधित प्रावधान 52वां संविधान संशोधन 1985। अनुसूची 10 में है दल बदल संबंधित प्रावधान 52वां संविधान संशोधन 1985। अनुसूची 11 में पंचायती राज का वर्णन। 73वां संविधान संशोधन 1993। अनुसूची 11 में है पंचायती राज का वर्णन, 73वां संविधान संशोधन 1993। अनुसूची 12 में स्थानीय स्वशासन नगर पालिका, 73वां संविधान संशोधन 1994। ध्यान देने की बात है कि ABCD जैसे 552 राज्यों का विलय BP मेनन, सरदार पटेल ने किया, जिसमें विलय पत्र पर हरिसेन ने हस्ताक्षर किया। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर, हैदराबाद ऑपरेशन पोलो के तहत पुलिस के वर्दी में सेना उतार दी। जुनारगढ़ को शामिल किया गया जनमत संग्रह कराकर, जिसमें एसके धर कमेटी 1948 भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण का विरोध किया। JVP समिति, इन्होंने भी भाषाई आधार पर देश राज्य गठन का विरोध किया। अब पढ़ते हैं भाग के बारे में। कुल कितने भाग थे? तो भाग 22 थे। तो भाग 1 हम लोग पढ़ेंगे। भाग 1 में 1 से 4 तक अनुच्छेद पढ़ना है। भाग 1 में आता है संघ एवं राज्य क्षेत्र। चलिए अनुच्छेद 1 में आता है यूनियन, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, संपूर्ण जानकारी अनुसूची 1 में है। अनुच्छेद 1 में यूनियन, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, संपूर्ण जानकारी अनुसूची 1 में है। अनुच्छेद 2 में संसद विदेशी क्षेत्र को भारत में मिला सकता है। 1975 सिक्किम को मिलाया। 35 संशोधन के अनुसार सिक्किम को सह राज्य बनाया गया। 36वां संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद विदेशी क्षेत्र को भारत में मिला सकता है। 1975 सिक्किम को मिलाया। 35वां संशोधन के अनुसार सिक्किम को सह राज्य बनाया गया। 36वां संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। अनुच्छेद 3 संसद राज्य में परिवर्तन कर सकता है बिना राज्य के अनुमति के। अनुच्छेद 4 राष्ट्रपति का हस्तक्षेप अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में नहीं होगा। अनुच्छेद 4 में राष्ट्रपति का हस्तक्षेप अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में नहीं होगा। नोट, ध्यान देने की बात है कि फजल अली आयोग 1953 में भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का सहयोग किया तथा
56वां संशोधन करके ABCD को रद्द करके भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण निर्माण किया गया। 7वां संशोधन करके ABCD को रद्द करके भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण किया गया। 1952 में तेलुगु भाषा के लिए मांग करते हुए पेट्टू श्री रामुलु भूख हड़ताल पर बैठ गए। 56 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई। अंततः नेहरू जी ने 10 अक्टूबर 1953 में तेलुगु भाषा का अलग राज्य आंध्र प्रदेश घोषित किया, जो भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य था। याद रखना है कि सिक्किम का गठन 16 मई 1975 को हुआ था। अब हम लोग पढ़ेंगे भाग 2। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 आते हैं। भाग 2 में 5 से 11 आते हैं। एक हरी नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप्स नागरिकता, यह सिद्धांत अरस्तु पर है, ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। अनुच्छेद 5 प्रारंभ से नागरिकता 26 जनवरी 1950, नागरिकता जो है प्रारंभ में 26 जनवरी 1950 से है। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता दी जाएगी। 19 जुलाई 1948 से पहले परमिट रूल दिया गया। अनुच्छेद 7 भारतीय व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के पहले ही पाकिस्तान चले गए थे और वह अगर भारत आना चाहते हैं तो उन्हें भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 7 में कहा गया है भारतीय व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के पहले ही पाकिस्तान चले गए थे और वह अगर भारत आना चाहते हैं तो उन्हें भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 8 यदि आप विदेश में भ्रमण करते हैं, नौकरी करते हैं, विवाह करते हैं तो भी आपके भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अनुच्छेद 8 कहता है कि यदि आप विदेश में भ्रमण करते हैं, नौकरी करते हैं, विवाह करते हैं तो भी आपके भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अनुच्छेद 9 यदि आप विदेश की नागरिकता को अपनाते हैं तो स्वतः ही आपकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यदि आप विदेश की नागरिकता को अपनाते हैं तो स्वतः ही आपकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 10 में कहा जाता है कि भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी जब तक कोई देशी विरोधी कार्य न किए हो। जब तक कोई देश विरोधी कार्य न किए हो तब तक भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी। अनुच्छेद 11 में बिना संसद के अनुमति के कोई भी नागरिकता संबंधित कानून नहीं बनाएगा, इसका देखभाल गृह मंत्रालय करेगी। अनुच्छेद 11 में कहा गया बिना संसद के अनुमति के कोई भी नागरिकता संबंधित कानून नहीं बनाएगा, इसका देखभाल गृह मंत्रालय करेगी। नागरिकता अधिनियम 1955 हम लोग पढ़ेंगे। नागरिकता अधिनियम 1955 पहला, जन्म के आधार पर किसी को भी नागरिकता दे दी जाती थी यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो तो। किसी को भी नागरिकता दे दी जाती थी यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो तो। 1986 में पहला संशोधन किया गया और कहा गया कि जन्म लेने वाले बच्चे का माता पिता कोई भी भारतीय होना चाहिए, अर्थात भारत के वैध नागरिक यानी वैध यानी लीगल नागरिक होने चाहिए। दूसरा, वंश के आधार पर, पिता के वंश के आधार पर नागरिकता दी जाती थी। 1992 में दूसरा संशोधन किया गया और अब नागरिकता माता पिता के आधार पर दी जाएगी। बोला जा रहा है वंश के आधार पर, यानी वंश के आधार पर, पिता के वंश के आधार पर नागरिकता दी जाती थी। 1992 में दूसरा संशोधन किया गया और अब नागरिकता माता पिता के आधार पर दी जाएगी। तीसरा, पंजीकरण के आधार पर नागरिकता दी जाती है। पंजीकरण के आधार पर यदि कोई व्यक्ति भारत में विवाह कर ले और 7 वर्ष रहता है, इस दौरान आपने कोई गलत काम नहीं किया हो तो गृह मंत्रालय विचार करेगा कि आपको भारत की नागरिकता दिया जाए या नहीं दिया जाए। तीसरा में पंजीकरण के आधार पर यदि कोई व्यक्ति भारत में विवाह कर ले और 7 वर्ष रहता है, इस दौरान आपने कोई गलत काम नहीं किया हो तो गृह मंत्रालय विचार करेगा कि आपको भारत की नागरिकता दिया जाए या नहीं दिया जाए। चौथा, देशीकरण से नागरिकता के लिए आपको 10 वर्ष भारत में रहना होगा। इसके बाद फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपको भारत की कोई भी एक भाषा आनी चाहिए एवं कला, विज्ञान, साहित्य में किसी एक के ज्ञाता हो तो गृह मंत्रालय इस पर विचार करेगी। देशीकरण से नागरिकता के लिए आपको 10 वर्ष भारत में रहना होगा। इसके बाद फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपको भारत की कोई भी एक भाषा आनी चाहिए एवं कला, विज्ञान, साहित्य में किसी एक के ज्ञाता हो, जानकारी हो तो गृह मंत्रालय इस पर विचार करेगी। पांचवा, अर्जित भूमि।
अर्जित भूमि से कैसे? अर्जित भूमि के आधार पर किसी को भी भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि अर्जित भूमि के आधार पर किसी को भी भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। नागरिकता का समापन स्वयं त्याग दे तब बर्खास्त किया जा सकता है यदि आपके पास फर्जी नागरिकता हो। वंचित छीन ली जा सकती है यदि आप पागल हो गए हों। वंचित यानी नागरिकता छीन ली जा सकती है यदि आप पागल हो गए हों। एनआरआई के बारे में पढ़ते हैं। नॉन रेसिडेंट इंडियन, भारतीय नागरिक जो काम करने या पढ़ने के लिए विदेश गए हों और 6 माह से अधिक लगातार रह गए हों तो उस व्यक्ति को एनआरआई कहेंगे। इन लोगों का अकाउंट एनआरओ में खुलता है जिसमें वहाँ से पैसे भेज सकते हैं और भारतीय भी उनको पैसे भेज सकते हैं। इसका कुछ चार्ज लगता है। बाद में एनआरआई अकाउंट खोला गया जिसमें एनआरआई लोग पैसे भेजते हैं, भारतीय नहीं भेज सकते, इसलिए इसका चार्ज नहीं लगता, उनके पैसे पर टैक्स नहीं लगता है। एनआरआई समझिए, एनआरआई क्या है? भारतीय नागरिक जो काम करने या पढ़ने के लिए विदेश गए हों और 6 माह से अधिक लगातार रह गए हों तो उस व्यक्ति को एनआरआई कहेंगे। इन लोगों का अकाउंट एनआरओ में खुलता है जिसमें वहाँ से पैसे भेज सकते हैं और भारतीय भी उनको पैसे भेज सकते हैं। इसका कुछ चार्ज लगता है, इसका कुछ चार्ज लगता है पैसे। बाद में एनआरआई अकाउंट खोला गया जिसमें एनआरआई लोग पैसे भेजते हैं, भारतीय नहीं भेज सकते, इसलिए इसका चार्ज नहीं लगता, उनके पैसे पर टैक्स नहीं लगता। पढ़ेंगे PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इसे 2015 में समाप्त कर दिया गया और PIO को OCI में मर्ज किया गया यानी मिला दिया गया OCI में। OCI क्या होता है? OCI ओवरसी, इसे 2005 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति द्वारा जोड़ा गया। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं। इस नागरिकता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बिना वीजा के भारत आ सकता है। OCI समझिए, ओवरसी का मतलब होता है, इसे 2005 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति द्वारा जोड़ा गया। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं। इस नागरिकता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बिना वीजा के भारत आ सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं हम लोग वीजा। किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है, इस अनुमति को वीजा कहते हैं। बिना वीजा किसी दूसरे देश में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। वीजा समझिए, किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है, इस अनुमति को वीजा कहते हैं। बिना वीजा किसी दूसरे देश में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। पासपोर्ट समझिए, पासपोर्ट क्या होता है? अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए खुद अपने देश में अनुमति लेनी पड़ती है, जिसे पासपोर्ट कहते हैं। समझिए, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए खुद अपने देश में अनुमति लेनी पड़ती है, जिसे पासपोर्ट कहते हैं। अब पढ़ेंगे सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट 2019 CAA, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। यह भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके द्वारा सन 1955 का नागरिकता कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की गई कि 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना वाले अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई को भारत की भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए आवश्यक 11 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त में भी छूट देते हुए अवधि को केवल 5 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त के रूप में बदल दिया गया। 20 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान के 7 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देकर इस अधिनियम को लागू यानी इम्प्लीमेंट कर दिया गया। समझिए क्या होता है सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट 2019, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। यह भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके द्वारा सन 1955 का नागरिकता कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की गई कि 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना वाले अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई को भारत की भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए आवश्यक 11 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त में भी छूट देते हुए अवधि को केवल 5 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त के रूप में बदल दिया गया। 20 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान के 7 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देकर इस अधिनियम को लागू कर दिया गया।
अब पढ़ेंगे एनआरसी, नेशनल रजिस्टर्स ऑफ सिटीजन्स, राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर्स। भारत के राष्ट्रीय नागरिकता पंजी भारत सरकार द्वारा निर्मित एक पंजी है जिनके उन भारतीय नागरिकों के नाम हैं जो असम के वास्तविक नागरिक हैं। यह पंजी विशेष रूप से असम के लिए ही बनाई गई थी। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में लड़ाई चल रही थी तो बहुत से लोग वहां से भागकर भारत चले आए। ये सभी लोग धार्मिक प्रताड़ित नहीं बल्कि अपने ही देश के लोगों द्वारा प्रताड़ित थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कहा था कि आप एनआरसी लाइए और जो व्यक्ति 24 मार्च 1971 से पहले भारत आए हैं उन्हें एनआरसी के तहत नागरिकता दे दी जाए। 2015 में एनआरसी का रजिस्टर्स बनने लगा। 2015 में एनआरसी का रजिस्टर्स बनने लगा। एनआरसी में रजिस्टर होने के लिए 2 लिस्ट को मिलाकर कुल 30 डॉक्यूमेंट में से कोई एक का होना आवश्यक है। यदि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको 4 माह का समय दिया जाएगा और आपको 4 माह के अंदर अपने आप को साबित करना पड़ेगा। यदि 4 माह के अंदर अपने आप को साबित नहीं कर पाए तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा। यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी और आपको डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा। हम लोग समझेंगे भाग 3। अब हम लोग पढ़ेंगे भाग 3, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 आता है, जो भी है सभी मौलिक अधिकार में आते हैं। नैसर्गिक अधिकार जन्म से अधिकार होता है। मूल अधिकार का रक्षक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होता है। निलंबित हो सकता है कुछ समय के लिए राष्ट्रपति द्वारा। प्रतिबंध लगा सकता है संसद। फ्रेंच भाषा में मैग्ना कार्टा है। अब पढ़ें हम लोग अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 मूल अधिकार की परिभाषा। राज्य किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार की रक्षा करेगा। राज्य अर्थात कोई भी संस्था जो अपना नियम कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है वह राज्य है। भारत का सबसे बड़ा राज्य संसद, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यूपीएससी, बीपीएससी, बिजली विभाग, रेलवे एक्सेट्रा है। समझिए अनुच्छेद 12 क्या कहता है। मूल अधिकार की परिभाषा। राज्य किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार की रक्षा करेगा। राज्य अर्थात कोई भी संस्था जो अपना नियम कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है वह राज्य है। भारत का सबसे बड़ा राज्य संसद है, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यूपीएससी, बीपीएससी, बिजली विभाग, रेलवे एक्सेट्रा। पढ़ेंगे अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में कहा गया है अल्पीकरण अर्थात यदि हमारा मूल अधिकार किसी दूसरे के मूल अधिकार को प्रभावित करे तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। अल्पीकरण अर्थात यदि हमारा मूल अधिकार किसी दूसरे के मूल अधिकार को प्रभावित करे तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में पढ़ेंगे हम लोग अनुच्छेद 14 कानून का समान संरक्षण, निधि के समक्ष समानता। यूएसए से लिया गया समान संरक्षण। अनुच्छेद 14 में बोला गया है कानून का समान संरक्षण, विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता यूके से लिया गया है और कानून का समान संरक्षण यूएसए से। अनुच्छेद 15 जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव पर निषेध है। यानी अनुच्छेद 15 में कहा गया है जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव पर निषेध है। अनुच्छेद 16 में बोला गया लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अपॉर्चुनिटी की समानता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में कहा गया अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत जाति और धर्म के आधार पर। अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत जाति और धर्म के आधार पर। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत यानी टाइटल्स का अंत। इसमें अपवाद है, शिक्षा, सेना, पुलिस आदि के क्षेत्र में उपाधि रख सकते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में आता है। 19 से 22 में आता है तो पढ़ेंगे अनुच्छेद 19(1) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस, मीडिया, आरटीआई एक्सेट्रा, मौन धारण, पुतला फूकना, यह सब आता है 19(1) यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस, मीडिया और आरटीआई आता है। 19(2) सभा करने की स्वतंत्रता बिना हथियार के। सभा करने की स्वतंत्रता बिना हथियार के। 19(3) संगठन यानी संगठन का अधिकार। 19(4) भारत में कहीं भी भ्रमण करने की स्वतंत्रता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
महत्वपूर्ण है। 19.4 भारत में कहीं भी भ्रमण करने की स्वतंत्रता। 19.5 कहीं भी बसने की स्वतंत्रता। 19 अनुच्छेद 19.5 में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता प्राप्त है भारत में। 19 अनुच्छेद 19.6 संपत्ति का अधिकार। 44वां संशोधन कानूनी 1978 300 है। 19वां अनुच्छेद 19.7 व्यवसाय करने की स्वतंत्रता बहुत इंपॉर्टेंट है। और संपत्ति का अधिकार 19वां 6। 19 भाग 5 कहीं भी बसने की स्वतंत्रता। 19 अनुच्छेद 19 भाग 6 संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 19 भाग 7 व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, बिजनेस करने की स्वतंत्रता। पढ़ेंगे अनुच्छेद 20 सजा अपराध के समय के कानून के आधार पर। पोस्ट फैक्ट एक अपराध के लिए एक सजा डबल जेओपार्डी। एक अपराध के लिए एक सजा अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 20 में पहला है सजा अपराध के समय के कानून के आधार पर। दूसरा है अनुच्छेद 20 भाग 2 एक अपराध के लिए एक सजा। अनुच्छेद 20(3) में अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, सेल्फ इंक्विनेशन। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, लाइफ एंड पर्सनल लाइबर्टी। इसमें क्या है, आत्महत्या नहीं कर सकते, पर्यावरण प्रदूषित नहीं कर सकते, हेलमेट सेट बेल्ट लगाना जरूरी है, एकांतवास प्राइवेसी 2017, विदेश भ्रमण व्यक्ति। अनुच्छेद 21 का 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद 21 का में कहा गया है 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों की को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान 86वां संशोधन 2002 में जोड़ा गया, 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। ये जो है 86वां संशोधन 2002 में जोड़ा गया, 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी से संरक्षण। कैसे, एक दंडात्मक होता है, एक निषेधात्मक होता है। दंडात्मक में क्या होता है, दंडात्मक में गिरफ्तारी से पहले वारंट दिखाना अनिवार्य है। गिरफ्तारी से पहले वारंट दिखाना अनिवार्य है 24 घंटे के अंदर कोर्ट ले जाना, आने जाने और छुट्टी का समय छोड़कर। तीसरा अपने पसंद का वकील रखने की आज़ादी, यह है दंडात्मक। निषेधात्मक वारंट नहीं, 24 घंटा नहीं, वकील नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल से मुक्त रखा गया है। राष्ट्रपति नहीं इसे निलंबित कर सकती है और संसद नहीं प्रतिबंधित कर सकती है। चौथा है दंडात्मक में हम लोग पढ़ेंगे निषेधात्मक निवारक निरोध, यानी बिना वारंट दिखाए 3 मंथ के लिए पुलिस ले जा सकती है। 3 मंथ के लिए पुलिस ले जा सकती है बिना वारंट दिखाए। मिनिमम 6 महीने के लिए रख सकती है। मिनिमम 6 महीने के लिए पुलिस रख सकती है अपराधी को। बिना अपराध किए शक के आधार पर ले जा सकती है। बिना अपराध किए शक के आधार पर ले जा सकती है। 3 महीने पुलिस रख सकती है। 3 महीने से ज़्यादा रखने के लिए सरकार और 6 महीने से अधिक रखने के लिए कोर्ट से पूछना, अनुमति लेनी पड़ेगी। कोर्ट से पूछना या तो अनुमति लेनी पड़ेगी। इसकी चर्चा अनुच्छेद 22 भाग 4 में है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 22 भाग 4 में है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को सजा देना नहीं, बल्कि अपराध करने से रोकना है। इस कानून के तहत पुलिस शक के आधार पर किसी को भी बिना कारण बताए गिरफ्तार या नजरबंद कर सकती है। नजरबंद किसी व्यक्ति को जब समाज से मिलने नहीं दिया जाता है। किसी व्यक्ति को जब समाज से मिलने नहीं दिया जाता है तो उसे नज़रबंद कहते हैं। नज़रबंद होटल, आवास या जेल कहीं भी हो सकती है। भारत में प्रमुख निवारक निरोध अधिनियम 1950, यह भारत का पहला निवारक निरोध अधिनियम है। 31 दिसंबर 1972 में इसे समाप्त कर दिया गया। निवारक निरोध अधिनियम 1950 में आया। यह भारत का पहला निवारक निरोध अधिनियम है। 31 दिसंबर 1972 में इसे समाप्त कर दिया गया। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, दूसरा आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीशा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्ट, यानी मीशा शॉर्ट फॉर्म है, एम फॉर मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्ट। इसे 1971 में लाया गया, किंतु इसका सर्वाधिक दुरुपयोग हुआ, जिस कारण 1978 में इसे समाप्त कर दिया गया।
आंतरिक सुरक्षा अधिनियम यानी मीसा इसे 1971 में लाया गया, किंतु इसका सर्वाधिक दुरुपयोग हुआ, जिस कारण 1978 में इसे समाप्त कर दिया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जिसे रासुका कहते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, इसे 1980 में लाया गया। यह अभी तक लागू है। यह वर्तमान में सबसे खतरनाक अधिनियम है। इसके तहत पुलिस इनकाउंटर कर देती है। 4. आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधियां, टाडा, टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज, इसे 1985 में आतंकवादी के विरुद्ध लाया गया था। दुरुपयोग होने के कारण 23 मई 1955 में इसे समाप्त कर दिया गया। टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज, आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधियां, जिसे टाडा कहा जाता है, इसे 1985 में आतंकवादी के विरुद्ध लाया गया था। दुरुपयोग होने के कारण 23 मई 1995 में इसे समाप्त कर दिया गया। आतंकवादी निवारक अधिनियम, जिसे पोटा कहते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, यह भी आतंकवादी पर लगाया जाता है। इसे 2001 में प्रारंभ तथा 2004 में समाप्त कर दिया गया। गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, इस कानून का मुख्य उद्देश्य आतंकी गतिविधियों पर रोक लगाने हैं। पुलिस और जांच एजेंसियां इस कानून के तहत ऐसे आतंकियों, अपराधियों और संदिग्धों को चिन्हित करती है जो आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं। इस कानून का मुख्य उद्देश्य आतंकी गतिविधियों पर रोक लगाने हैं। पुलिस और जांच एजेंसियां इस कानून के तहत ऐसे आतंकियों, अपराधियों और संदिग्धों को चिन्हित करती है, पहचानती है जो आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 में आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, चलिए पढ़ते हैं। अनुच्छेद 23, बलात् श्रम, जबरदस्ती श्रम तथा बेगारी बिना वेतन पर रोक लगाया गया, किंतु राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बलात् श्रम या बेगारी कराया जा सकता है। मानव तस्करी पर रोक, बंधुआ मजदूरी पर रोक। अनुच्छेद 23 में कहा गया बलात् श्रम, जबरदस्ती श्रम तथा बेगारी बिना वेतन पर रोक लगाया गया, किंतु राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बलात् श्रम या बेगारी कराया जा सकता है। मानव तस्करी पर रोक, बंधुआ मजदूर पर रोक। अनुच्छेद 24, 14 वर्ष से कम बच्चे को खतरनाक काम नहीं करवा सकते हैं, जैसे कारखाना, खनन, पटाखा, कालीन इत्यादि कारखानों में। अनुच्छेद 24 में साफ कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक काम नहीं करवा सकते हैं, जैसे कारखाना में, खनन में, पटाखा, कालीन इत्यादि फैक्ट्रीज में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक आता है। अनुच्छेद 25 से 28 तक। अनुच्छेद 25, अंतःकरण व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। इसके तहत सिखों को कृपान, मुसलमानों को दाढ़ी, हिंदुओं को टिकी रखने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत अंतःकरण यानी व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। इसके तहत सिखों को कृपान, मुसलमानों को दाढ़ी, हिंदुओं को टिकी रखने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26, इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। इसी के तहत यज्ञ, हवन करने, सड़क पर नमाज पढ़ने, धार्मिक संस्थान की स्थापना करना, धार्मिक क्रियाकलाप में भाग लेने का अधिकार है। अनुच्छेद 26 में इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। इसी के तहत यज्ञ, हवन करने की, सड़क पर नमाज पढ़ने, धार्मिक संस्थान की स्थापना करना, धार्मिक क्रियाकलाप में भाग लेने का अधिकार है। अनुच्छेद 27, धार्मिक कार्य के लिए दिया गया धन पर टैक्स नहीं लगता है। धार्मिक कार्य के लिए दिया गया धन पर टैक्स नहीं लगता है। अनुच्छेद 28, संस्कृत धन से चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 28 में संस्कृत धन से चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। पढ़ेंगे, ध्यान देने की बात है। संस्कृत एक भाषा है, न कि हिंदू धर्म की धार्मिक शिक्षा। इसी प्रकार उर्दू तथा अरबी एक भाषा है, न कि इस्लाम धर्म की शिक्षा। अतः सरकारी मदरसा अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं है। शिक्षा एवं संस्कृति संबंधित अधिकार क्या है? अनुच्छेद 29 में आता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। किसमें? अनुच्छेद 29 में। इसमें क्या है? इसमें अल्पसंख्यकों की रक्षा है और कहा गया है कि किसी भी अल्पसंख्यक को इसकी भाषा या संस्कृति के आधार पर किसी संस्था में प्रवेश से नहीं रोक सकते हैं। कहा गया अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। इसमें अल्पसंख्यकों की रक्षा है और कहा गया है कि किसी भी अल्पसंख्यक को
इसकी भाषा या संस्कृति के आधार पर किसी संस्था में प्रवेश से नहीं रोक सकते। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण। अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण। अल्पसंख्यक यदि बहुसंख्यकों के बीच में शिक्षा लेने से संकोच कर रहा है तो अल्पसंख्यक अपने पसंद की संस्था खोल सकते हैं। सरकार उसे भी धन देगी। संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 31 इसमें पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई है जो मूल अधिकार तथा किंतु 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 308 में जोड़ दिया गया। नोट, अनुच्छेद 19 भाग 6 में अर्जित संपत्ति की चर्चा है जबकि 31 में पैतृक संपत्ति की चर्चा है। अनुच्छेद 19(6) में अर्जित संपत्ति की चर्चा है जबकि 31 में पैतृक संपत्ति की चर्चा है। मूल अधिकार को हमसे सरकार या जनता कोई नहीं छीन सकता जबकि कानूनी अधिकार को जनता नहीं छीन सकती किंतु सरकार छीन सकती है। इसके लिए सरकार ने भूमि अधिग्रहण विधेयक लाया। अल्पसंख्यक की पहली बार चर्चा अनुच्छेद 29 में की गई। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 में कहा गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति मौलिक अधिकार हनन के मामले पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट, याचिका या समादेश जारी करती है। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति मौलिक अधिकार हनन के मामले पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट, याचिका या समादेश जारी करती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, परमादेश, मैंडमस, अधिकार परीक्षा, कोडो वारंट, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण, सर्ट्योरेडी। 5 रिट को 226 के तहत हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं। पहला हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रिट है। यह बंदी बनाने वाली अधिकारी को आदेश देती है कि उसे 24 घंटे के भीतर सहशरीर न्यायालय में प्रस्तुत करें। इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण में यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रिट है। यह बंदी बनाने वाली अधिकारी को आदेश देती है कि उसे 24 घंटे के भीतर सहशरीर न्यायालय में प्रस्तुत करें। परमादेश, इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं जब कोई सरकारी अधिकारी अच्छे से काम नहीं करता है तो उस पर यह जारी किया जाता है। परमादेश, इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं जब कोई सरकारी अधिकारी अच्छे से काम नहीं करता है तो उस पर यह जारी किया जाता है परमादेश। अधिकार परीक्षा यानी क्वो वारंटो, जब कोई व्यक्ति ऐसे कार्य को करने लगे जिसके लिए वह अधिकृत नहीं है तो उसे रोकने के लिए अधिकार परीक्षा आता है। संवैधानिक उपचारों में अधिकार परीक्षा को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा अंबेडकर ने कहा था। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं और संविधान की आत्मा अंबेडकर ने कहा था अनुच्छेद 32 को। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीयों को लिए हैं। चलो पढ़ते हैं हम लोग। प्रतिषेध, यह ऊपरी न्यायालय अपने से निचली न्यायालय पर तब लाती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकारियों का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी रहती है। प्रतिषेध कब लाया जाता है? यह ऊपरी न्यायालय अपने से निचली न्यायालय पर तब लाती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकारों का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी रहती है। उत्प्रेषण, यह भी ऊपरी न्यायालय अपने से निचली न्यायालय पर तब लगाती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकारों का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी रही है। उत्प्रेषण, यह भी ऊपरी न्यायालय अपने से निचली न्यायालय पर तब लगाती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकारों का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी होती है तब। अनुच्छेद 32 में कहा गया है लोगों के मूल अधिकार को सीमित कर दिया गया है। सेना गुप्तचर मीडिया। अनुच्छेद 33 में हमने पढ़ा कुछ लोगों के मूल अधिकार को सीमित कर दिया गया है जैसे सेना, गुप्तचर, मीडिया। अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ, सैन्य कानून
भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून लागू किया जा सकता है। सेना के न्यायालय को कोर्ट मार्शल कहते हैं। सबसे कठोर मार्शल लॉ अफस्पा है, एक्शनल फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जिसे कहा जाता है। अनुच्छेद 35 भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार को लागू होने की विधि की चर्चा अर्थात संसद मौलिक अधिकार को और प्रभावी बनाने के लिए कानून बना सकती है, किंतु इस कानून से हमारे मूल अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। कहा जा रहा है अनुच्छेद 35 में भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार को लागू होने के विधि की चर्चा अर्थात संसद मौलिक अधिकार को और प्रभावी बनाने के लिए कानून बना सकती है, किंतु इस कानून से हमारे मूल अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। पढ़ते हैं इसको। केटी शाह नीति निदेशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसे बैंक अपने इच्छानुसार देता है। चलिए आगे पढ़ते हैं भाग 4। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 आता है। पढ़ते हैं। भारत राज्य के नीति निदेशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसे डीपीएसपी कहते हैं, डीपीएसपी, ये जो लाया गया ना आयरलैंड स्पेन से लाया गया। पढ़ते हैं अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 नीति निदेशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा। नीति निदेशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 37 इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है अर्थात न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है या वाद योग्य नहीं है। अनुच्छेद 37 इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है अर्थात न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है या वाद योग्य नहीं है। अनुच्छेद 38 लोक कल्याण की अभिवृद्धि अर्थात सरकार जनता का कल्याण करेगी जैसे राशन कार्ड। अनुच्छेद 38 में कहा गया लोक कल्याण की अभिवृद्धि अर्थात सरकार जनता का कल्याण करेगी जैसे राशन कार्ड एक्सेट्रा। अनुच्छेद 39 समान काम के लिए स्त्री पुरुष को समान वेतन तथा संसाधनों का उचित वितरण। अनुच्छेद 39 में कहा गया है समान काम के लिए स्त्री पुरुष को समान वेतन तथा संसाधनों का उचित वितरण। अनुच्छेद 39 का में निःशुल्क विधि कानूनी सहायता 42वां संशोधन 1976 के अनुसार हुआ। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर में पहली बार ग्राम पंचायत लागू किया। राजस्थान के नागौर में पहली बार ग्राम पंचायत लागू किया। 3वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को इसे 243 के क से लेकर जोड़ा गया और इसे कंपलसरी बनाया गया। क से न तक जोड़ा गया जिसमें 5वां में जोड़ा गया और इसे कंपलसरी बनाया गया। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में सरकारी सहायता जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में सरकारी सहायता होता है जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगता। अनुच्छेद 42 मनोचित दशा एवं प्रसूति सहायता और 42वां में होता है मनोचित दिशा एवं प्रसूति सहायता, डिलीवरी बोलते हैं। इसका मतलब होता है न्याय संगत कार्य की मनोचित दशा तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध करना जैसे गर्भवती महिला द्वारा कठोर शारीरिक श्रम न करना, काम न करना। अनुच्छेद 43 न्याय संगत वेतन किसी को उसके कार्य के बदले निर्वाह योग्य वेतन देना। अनुच्छेद 43 न्याय संगत वेतन किसी को उसके कार्य के बदले यानी वर्क के बदले निर्वाह योग्य वेतन देना अनुच्छेद 43 में कहा गया है। अनुच्छेद 43 क में उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। अनुच्छेद 43 ख सहकारिता एक साथ मिलजुल कर काम करना। सहकारिता उस आर्थिक व्यवस्था या संगठन को कहते हैं जिसके अंतर्गत मनुष्य अपने आर्थिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए मिलजुल कर काम करते हैं। यानी अनुच्छेद 43 ख में बोला गया है सहकारिता एक साथ मिलजुल कर काम करना। सहकारिता उस आर्थिक व्यवस्था या संगठन को कहते हैं जिसके अंतर्गत मनुष्य अपने आर्थिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए मिलजुल कर काम करते हैं। अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता विवाह, तलाक, वसीयत अर्थात सभी धर्मों के नागरिक के लिए विवाह एवं तलाक की शर्तें समान रहेगी भले ही विवाह की रीतियां अलग हो। नोट ध्यान देने की बात है भारत का एकमात्र राज्य गोवा है जहां समान सिविल संहिता लागू है। भारत का एकमात्र राज्य गोवा है जहां समान सिविल संहिता लागू है। अपराध के लिए कानून को दंड संहिता, चुनाव के लिए कानून को आचार संहिता कहते हैं। अपराध के कानून को दंड संहिता, चुनाव के कानून को आचार संहिता कहते हैं। अनुच्छेद 45 6 से कम आयु के बच्चे को
आयु के बच्चों को स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है तथा 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों का निःशुल्क शिक्षा देना सरकार जिम्मेदार है सरकारी जिम्मेदारी है। शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाकर 21 का 66वां संशोधन 2002 में जोड़ दिया गया। अनुच्छेद 46 सुप्रीम कोर्ट SC/ST को विशेष प्रावधान, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स को विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 47 पोषाहार देना, मद्यपान पर रोक, नशीली दवा पर रोक। अनुच्छेद 47 पोषाहार देना, मद्यपान पर रोक, नशीली दवा पर रोक। अनुच्छेद 48 कृषि पशुपालन को बढ़ावा देना, दुधारू पशु की हत्या पर रोक। कृषि पशुपालन को बढ़ावा देना, दुधारू पशु की हत्या पर रोक। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण, वन्य तथा वन्यजीव की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 48 का में पर्यावरण, वन्य तथा वन्यजीव की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 49 में कहा गया राष्ट्रीय महत्व के चीज़ों की रक्षा, स्मारक जैसे चीज़ों स्मारक की रक्षा करना, राष्ट्रीय महत्व के चीज़ों जैसे स्मारक की रक्षा करना। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका तथा कार्यपालिका की अलग अलग चर्चा। अनुच्छेद 50 में है कहा गया न्यायपालिका तथा कार्यपालिका की अलग अलग चर्चा। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति की चर्चा, जिसमें मीनामा मिल मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा मूल अधिकार और DPSP दोनों में समन्वय का होना जरूरी है। पढ़ेंगे भाग 4 का जो कि 51 से लेकर है। पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया। यह हमारे मूल संविधान में नहीं था, इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति, जिसे कहा गया स्वर्ण सिंह समिति, 1976 में 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 2002 में एक मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 86वां संशोधन में क्या हुआ, 10 था पहले से और एक आ गया, टोटल वर्तमान में 11 है। यह व्यक्ति पर लागू किया जाता है, नहीं मानने या करने पर हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं। मूल कर्तव्यों की सूची 51 है। संविधान का पालन करना तथा संविधान का पालन करना तथा इसके आदर्श संस्था SC संसद, राष्ट्रीय ध्वज के, राष्ट्रीय प्रतीक के तथा राष्ट्रीय गण का सम्मान करना। दूसरा है राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन करना, देश की संप्रभुता, दबाव रहित शासन, एकता तथा अखंडता को बनाए रखना, देश की रक्षा करना तथा राष्ट्र की सेवा करना। 5वां है देश के लोगों में नम्रता तथा भाईचारा बनाए रखना, देश के लोगों में नम्रता तथा भाईचारा बनाए रखना, देश की समृद्ध तथा गौरवपूर्ण समृद्धि की रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, पर्यावरण, वन्य तथा वन्यजीव की रक्षा करना, सार्वजनिक सरकारी संपत्ति की रक्षा करना, व्यक्तिगत तथा सामूहिक भलाई के लिए तैयार रहना, व्यक्तिगत तथा सामूहिक भलाई के लिए तैयार रहना। 6 से 14 वर्ष के बालकों के अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वे अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएं। अब हम लोग पढ़ेंगे भाग 5 जो कि 52 से लेकर 151 है। 52 से लेकर 151 है पढ़ेंगे। इसमें केंद्र सरकार आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी संघ, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी संघ। अनुच्छेद 52 से 151 आता है भाग 5 में। राष्ट्रपति 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 से लेकर 61 तक। ये ट्रिक्स है मतलब याद करने का। चलिए स्टार्ट करते हैं। 52 राष्ट्रपति के पद की चर्चा ब्रिटेन से लिया गया। राष्ट्रपति के पद की चर्चा ब्रिटेन से लिया गया है। अनुच्छेद 52 में आता है राष्ट्रपति के पद। अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा गुणत मतदान निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है, MLA + MP। राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य की विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। जो हार गया है उसके वोट को 0 करके जो जीत रहा है उसको सौंप दिया जाएगा। पढ़ेंगे हम लोग 1971 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या के बारे में।
पढ़ेंगे। एक एमएलए का वोट राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य का टोटल एमएलए गुना थाउजेंड्स। तो हमारा निकलेगा एक एमएलए का वोट, एक एमपी का टोटल एमएलए का वोट बटे टोटल नंबर ऑफ एमपी, तो निकलेगा एक एमपी। 55 कोटा यानी वोट अपॉन उम्मीदवार +1 तो निकलेगा कोटा। 56 पढ़ेंगे। 56 अनुच्छेद 56 में कहा गया है कार्यकाल यानी 5 वर्ष किसी कारणवश यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है। अनुच्छेद 56 में कहा गया है, यानी इसमें अवधि होता है, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। किसी कारण यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है। 57 दोबारा निर्वाचन एक ही राष्ट्रपति द्वारा इस पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। अनुच्छेद 57 में कहा गया है दोबारा निर्वाचन एक ही राष्ट्रपति दोबारा इस पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। एकमात्र राष्ट्रपति जिनका दोबारा निर्वाचन हुआ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अनुच्छेद 58 में योग्यता होता है, योग्यता क्वालिफिकेशन होता है क्या क्या, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु हो, 15,000 जमानत राशि, 1/6 वोट मिलना चाहिए, 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक। पढ़ेंगे अनुच्छेद 59 दशाएं शर्त। अनुच्छेद 59 में आते हैं दशाएं शर्त क्या क्या, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, राज्यपाल या नेता जनता के सेवक है, कोई लाभ का पद नहीं। अनुच्छेद 60 शपथ, राष्ट्रपति का शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, CJI। अनुच्छेद 60 शपथ होता है जिसमें राष्ट्रपति का शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, CJI कहते हैं जिसे। अनुच्छेद 61 महाभियोग, राष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया अमेरिका से लाया गया। महाभियोग अनुच्छेद 61 में आता है, मतलब राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है। महाभियोग अमेरिका से लाया गया है। इसमें पागल होने पर होता है या संविधान का अतिक्रमण यानी प्रधानमंत्री की बात न माने तो दूसरे देश के प्रभाव में आने पर। 2 एंग्लो इंडियन 12 मनोनीत सदस्य महाभियोग में भाग लेंगे। संसद में लोकसभा होते हैं, राज्यसभा होते हैं। 1/4 1/4 प्रारंभ में होते हैं, पारित होते हैं 2/3 से। महाभियोग पहले किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है किंतु 1/4% की सहमति होनी चाहिए और उसे पारित करने के लिए 2/3 बहुमत होना चाहिए। किसी भी एक सदन से पारित होने के बाद दूसरे सदन में भेजने के 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसकी सूचना दी जाती है। महाभियोग से पहले किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है किंतु 1/4 की सहमति होनी चाहिए और उसे पारित करने के लिए 2/3 बहुमत होना चाहिए। किसी भी एक सदन से पारित होने के बाद दूसरे सदन ने भेजने के 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसकी सूचना दी जाती है। अब पढ़ेंगे अनुच्छेद 62। अनुच्छेद 62 में क्या है, राष्ट्रपति का पद खाली रहेगा, मतलब उपराष्ट्रपति 6 माह तक ही राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर सकते हैं। यानी जो यदि राष्ट्रपति का पद खाली रहेगा, उपराष्ट्रपति 6 माह तक ही राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर सकते हैं। कार्यकाल पूर्ण होने के बाद जब तक नए राष्ट्रपति शपथ न ग्रहण कर ले पहले राष्ट्रपति को ही रहना होगा। कार्यकाल पूर्ण होता है कब, होने के बाद जब तक नए राष्ट्रपति शपथ न ग्रहण कर ले पहले राष्ट्रपति को ही रहना होगा। त्यागपत्र उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करते हैं, मृत्यु उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करते हैं मृत्यु होने पर भी। महाभियोग पर भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करते हैं। निर्वाचन अवैध में भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करते हैं। राष्ट्रपति के महाभियोग में लोकसभा, राज्यसभा तथा 2 एंग्लो इंडियन और 12 मनोनीत सदस्य ही भाग लेते हैं। विधानसभा तथा विधान परिषद भाग नहीं लेते। राष्ट्रपति के महाभियोग में लोकसभा, राज्यसभा तथा 2 एंग्लो इंडियन और 12 मनोनीत सदस्य ही भाग लेते हैं। विधानसभा तथा विधान परिषद भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियाँ, कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, सैन्य शक्ति, निर्देशात्मक शक्ति, वेटो पावर जिसे कहते हैं, अत्यंतकारी वीटो, निलंबकारी वीटो, जेबी वीटो यानी पॉकेट वीटो कहा जाता है। अध्यादेश की शक्ति होती है। कार्यकारी शक्ति, राष्ट्रपति कार्य संचालन के लिए विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है।
प्रधानमंत्री, यूपीएससी, वित्त आयोग, महान्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक एक्सेट्रा सारे कार्य के लिए हस्ताक्षर राष्ट्रपति करेगा। कार्यकारी शक्ति यानी राष्ट्रपति कार्य संचालन के लिए विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है। प्रधानमंत्री, उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री, यूपीएससी, वित्त आयोग, महान्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक एक्सेट्रा सारे कार्य के लिए हस्ताक्षर राष्ट्रपति करेगा। विधायी शक्तियाँ, इसके तहत कानून बनाने से संबंधित शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होगी। 12 मनोनीत सदस्यों की राज्यसभा में तथा 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति लोकसभा में राष्ट्रपति करेंगे। वित्तीय शक्ति, बजट प्रस्तुत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास। वित्त आयोग की नियुक्ति, जितना पैसा है संचित निधि में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से पैसे निकलेंगे। वित्तीय शक्ति, बजट प्रस्तुत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास। वित्त आयोग की नियुक्ति, जितना पैसा है संचित निधि में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से पैसे निकलेंगे। सैन्य शक्ति, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष, बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के सेना युद्ध नहीं लड़ेगी। सैन्य शक्ति, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष, बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के सेना युद्ध नहीं लड़ेगी। निषेधात्मक शक्ति, जब भी कभी कोई विधेयक संसद से पास होकर आया, अगर उसे राष्ट्रपति ने रद्द कर दिया तो उसे अत्यंतकारी वेटो कहते हैं। वर्तमान में यह वेटो को समाप्त कर दिया गया है। निषेधात्मक शक्ति, जब भी कभी कोई विधेयक संसद से पास होकर आया, अगर उसे राष्ट्रपति ने रद्द कर दिया तो उसे अत्यंतकारी वेटो कहते हैं। वर्तमान में यह वेटो को समाप्त कर दिया गया। पढ़ेंगे निलंबकारी वीटो। निलंबकारी वीटो के द्वारा राष्ट्रपति उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकती है। यदि संसद चाहे तो उसमें बदलाव करे। यदि बिना कोई बदलाव के भी दोबारा उस विधेयक को भेजती है तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। जेवी वीटो, पॉकेट वीटो के द्वारा जब राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक आता है तो उसे वह न ही तो हस्ताक्षर करते हैं और न ही पुनर्विचार के लिए वापस करते हैं। जेवी वीटो मतलब पॉकेट वीटो के द्वारा जब राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक आता है तो उसे वह न ही तो हस्ताक्षर करते हैं और न ही पुनर्विचार के लिए वापस करते हैं। अध्यादेश की शक्ति, संसद का काम है कानून बनाना, किंतु संसद साल में 3 बार काम करती है। बजट सत्र, फरवरी से मई सबसे कम सत्र होता है बजट सत्र। जुलाई से अगस्त मानसून सत्र होते हैं। नवंबर से दिसंबर शीतकालीन सत्र सबसे छोटा सत्र होता है। किंतु यदि जब देश में कोई भी सत्र नहीं चल रहा हो और इमरजेंसी में कोई कानून बनाना हो तो वह कानून राष्ट्रपति द्वारा बनाया जाएगा, जिसे ही अध्यादेश कहते हैं। अध्यादेश में बनाए गए कानून की अवधि समय अधिकतम 6 माह तक होती है। यदि राष्ट्रपति चाहे तो साल में 2 सत्र को ही बैठा सकती है, लेकिन उन दोनों सत्रों के बीच 6 माह का ही गैप होना चाहिए। चलिए एक बार और समझते हैं अध्यादेश की शक्ति क्या होता है। संसद का काम है कानून बनाना, किंतु संसद साल में 3 बार काम करती है। बजट सत्र फरवरी से मई सबसे कम सत्र है, सबसे बड़ा सत्र है, यहाँ गलत बता दिया, सबसे बड़ा सत्र है फरवरी से मई। दूसरा है जुलाई अगस्त मानसून सत्र होता है। नवंबर से दिसंबर शीतकालीन सत्र होता है, सबसे छोटा सत्र होता है। किंतु जब देश में कोई भी सत्र नहीं चल रहा हो और इमरजेंसी में कोई कानून बनाना हो तो वह कानून राष्ट्रपति द्वारा बनाया जाएगा, जिसे ही अध्यादेश कहते हैं। अध्यादेश में बनाए गए कानून की अवधि अधिकतम 6 माह तक होती है। यदि राष्ट्रपति चाहे तो साल में 2 सत्र को ही बैठा सकती है, लेकिन उन दोनों सत्रों के बीच 6 माह का ही गैप होना चाहिए। यदि अध्यादेश जारी करने के बाद कोई सत्र नहीं बैठी है तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा बनाया कानून 6 माह तक चलेगा। किंतु राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने के बाद यदि कोई 6 माह से पूर्व कोई सत्र बैठती है तो अध्यादेश की अवधि सत्र से प्रारंभ दिन से 42 दिन अर्थात 6 सप्ताह ही चलेगी। यदि अध्यादेश जारी करने के बाद कोई सत्र नहीं बैठी है तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा बनाया कानून 6 माह तक चलेगा। किंतु राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने के बाद यदि कोई 6 माह से पूर्व कोई सत्र बैठती है तो अध्यादेश की अवधि सत्र से प्रारंभ दिन से 42 दिन अर्थात 6 सप्ताह ही चलेगी। न्यायिक क्षमादान शक्ति, इसके तहत राष्ट्रपति
को कई प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हैं, जैसे क्षमा, किसी को भी पूर्ण रूप से माफ कर देना। विराम, स्वास्थ्य खराब रहने पर कुछ समय के लिए छोड़ देगा, जब स्वास्थ्य ठीक हो जाए तो वापस जेल में बुला लिया जाएगा। तीसरा है लघुकरण, सजा की प्रकृति को बदल देते हैं। 10 ईयर्स कठोर, 10 ईयर साधारण सजा। परिहार, सजा का समय में परिवर्तन, 10 साल कठोर सजा, 5 साल कठोर सजा में कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं, इसे परिहार कहते हैं। प्रविलंबन, जब राष्ट्रपति विदेश दौरा पर गए हों तब तक फांसी का मुकदमा रोक दिया जाता है। जब राष्ट्रपति विदेश दौरा पर गए हों तब तक फांसी का मुकदमा रोक दिया जाता है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 में बोला गया है राष्ट्रीय आपात, बाह्य आक्रमण, युद्ध, सशस्त्र विद्रोह जर्मनी से लिया गया है। ये जो राष्ट्रीय आपात है जर्मनी से लिया गया है। कब लगता है? जब बाह्य आक्रमण हो, युद्ध, सशस्त्र विद्रोह हो। मंत्रिमंडल की लिखित अनुमति आपातकाल लागू करने के लिए आवश्यक है। यह अधिकतम 30 दिन के लिए लग सकता है। 30 दिन से अधिक लागू करने के लिए संसद में कुल सदस्य का 2/3 लोगों से पारित करवाना होगा। संसद से पारित होने के बाद आपातकाल 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है। यह अधिकतम 30 दिन के लिए लग सकता है। 30 दिन से अधिक लागू करने के लिए संसद में कुल सदस्य का 2/3 लोगों से पारित करवाना होगा। संसद से पारित होने के बाद आपातकाल 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है। 352 लागू होने पर स्वयं ही 352 लागू हो जाता है और इसके तहत अनुच्छेद 19 को समाप्त कर दिया जाता है। 358 के साथ साथ अनुच्छेद 359 भी स्वयं लागू हो जाता है, जो 20-21 को छोड़कर कोई भी मूल अधिकार को समाप्त कर सकता है। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपात लगा है। 1962 चीन युद्ध में, पाकिस्तान 1965, 1971 बांग्लादेश युद्ध में। भारत पाकिस्तान युद्ध में 1965 में, भारत चीन युद्ध में 1962 में, भारत बांग्लादेश 1971 में। बांग्लादेश से युद्ध नहीं हुआ था, पाकिस्तान से हुआ था, बांग्लादेश अलग हुआ था। अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356 में बोला गया राजकीय आपात, यानी जर्मनी से लिया गया है। राष्ट्रपति शासन, 355 में क्या बोला गया? राज्य संविधान के हिसाब से शासन करेगी, अर्थात बहुमत की सरकार होनी चाहिए। राज्य संविधान के हिसाब से शासन करेगी, अर्थात बहुमत की सरकार होनी चाहिए। बहुमत की सरकार का अर्थ है जिस पार्टी की सरकार है उसके पास उस राज्य के कुल सीटों को आधे से एक अधिक उसके पास होना चाहिए। जैसे बिहार में 243/2 यानी 123 है, आधे से एक अधिक होना चाहिए, आधे से एक अधिक भी है। यानी बहुमत की सरकार का अर्थ है जिस पार्टी की सरकार है उसके पास उस राज्य के कुल सीटों को आधे से एक अधिक उसके पास होना चाहिए। बिहार में जैसे 243 है तो उससे आधे से अधिक 123 है। जिसके पास इतनी सदस्य नहीं रह पाते तो उसे कहते हैं बहुमत की सरकार टूट गई। संविधान में इसे संवैधानिक तंत्र का विफल होना कहा जाता है। इसे कहते हैं 355 का उल्लंघन। यदि किसी राज्य में 355 का उल्लंघन होता है तो उस राज्य में राजकीय आपात लगाया जाता है, अर्थात राष्ट्रपति उस क्षेत्र में अपना शासन लगा देते हैं और उस राज्य की सारी शक्तियां राज्य से छीन ली जाती है। 365 अनुच्छेद 365 के अनुसार राज्य सरकार केंद्र के निर्देश का पालन करेगा। यदि कोई भी राज्य ऐसा करने से मना करेगी तो माना जाएगा कि 365 का उल्लंघन हुआ है। तो ऐसी स्थिति में उस राज्य की सारी शक्तियां समाप्त करके 356 लागू कर दिया जाता है। अब पढ़ेंगे, जब भी राजकीय आपात लगाया जाता है तो उस राज्य में राष्ट्रपति का शासन हो जाता है, किंतु राष्ट्रपति दिल्ली को छोड़कर किसी अन्य राज्य को संभालते हैं तो देश में मुसीबत आ सकती है। इसलिए उस समय उस राज्य में सारी शक्तियां उस राज्य के राज्यपाल को सौंप दी जाती है। किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य का निवासी नहीं हो सकता है। किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य का निवासी नहीं हो सकता है। राज्यपाल को वोट नहीं मांगना होता है क्योंकि उसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। इनको इसी दिन के नियुक्त किया जाता है, इसी दिन के लिए नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल को वोट नहीं मांगना होता है, राज्यपाल को वोट नहीं मांगना होता है क्योंकि उसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। इनको इसी दिन के नियुक्त किया जाता है। आपात लागू राष्ट्रपति द्वारा, किसकी सिफारिश पर? मंत्रिमंडल के। बहुमत की सरकार गिर गई, इसकी सूचना राज्यपाल देता है। अनुमोदन संसद 60 दिन तक होता है, यानी 60 दिन के अंदर
इसकी 1/2 बहुमत से पास करना होगा। राष्ट्रपति शासन को 6 महीने के लिए लागू किया जाता है, 6 महीने करके अधिकतम 3 वर्ष तक। पढ़ेंगे अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात। जब देश आर्थिक रूप से कमजोर हो गया हो और देश के पास पैसे ना हो तो इसे लगाया जाता है। आज तक भारत में वित्तीय आपात नहीं लगा है। हालांकि 1991 में ऐसी स्थिति आ गई थी कि वित्तीय आपात लगाया जा सकता था, किंतु ऐसा नहीं हुआ। यदि किसी देश में वित्तीय आपात लग गया तो यह अनंत समय तक लगा ही रहेगा, जब तक देश में यह साबित न किया जाए कि देश की वित्तीय स्थिति ठीक हो गई हो। राष्ट्रपति का विशेषाधिकार। भारत का प्रथम नागरिक किसी भी परिस्थिति में उनका वेतन नहीं रोकेगा। इनके शासन काल में कोई भी फौजदारी मुकदमा नहीं चल सकता। यानी राष्ट्रपति का विशेषाधिकार है, विशेषाधिकार प्राप्त है। क्या क्या? भारत का प्रथम नागरिक, दूसरा किसी भी परिस्थिति में उनका वेतन नहीं रुकेगा, इनके पास शासन काल में कोई भी फौजदारी मुकदमा नहीं चला सकते हैं, यानी नहीं चला सकते। अब पढ़ेंगे हम लोग उपराष्ट्रपति। जो भी पढ़ रहे हैं भाग 5 पढ़ रहे हैं। उपराष्ट्रपति जो है अमेरिका से लिया गया। ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं। चलिए पढ़ते हैं। अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति का एक पद, उपराष्ट्रपति का एक पद अनुच्छेद 63 में आता है, जो कि अमेरिका से लिया गया है। अनुच्छेद 64 राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। इनका वेतन इन्हें राज्यसभा का सभापति होने के नाते मिलता है, न कि उपराष्ट्रपति के नाते। अनुच्छेद 65 कार्यवाहक राष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति होते हैं, अधिकतम 6 महीने तक अनुच्छेद 65 के अनुसार। अनुच्छेद 66 में क्या बोला गया है? अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली में होता है। भारत का नागरिक हो, पागल, दिवालिया ना हो, 20 प्रस्तावक हो, 20 अनुमोदक हो, लोकसभा राज्यसभा प्लस 2 एंग्लो इंडियन, 12 मनोनीत सदस्य हो। अनुच्छेद 67 में है कार्यकाल कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। किसका? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 67 में आता है। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति का ड्यूरेशन आता है, अवधि आता है, कार्यकाल क्या होता है पढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग प्रारंभ राज्यसभा 1/4 बहुमत से होता है और पारित दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से लोकसभा में भेजने के 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को इसका सूचना दी जाएगी। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग प्रारंभ राज्यसभा 1/4 बहुमत से होता है और पारित दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से लोकसभा में भेजने के 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसकी सूचना दी जाएगी। अब हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 68। अनुच्छेद 68 अनुच्छेद 68 में कहा गया है चुनाव का समय यानी यथाशीघ्र, चुनाव का समय अनुच्छेद 68 में आता है। अनुच्छेद 69 शपथ यानी शपथ वाद राष्ट्रपति दिलाते हैं शपथ। अनुच्छेद 70 ऐसी कोई भी इमरजेंसी आती है जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है और राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है, ऐसे कंडीशंस में भी उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद पर बैठा दिया जाएगा। अनुच्छेद 70 में क्या है? ऐसी कोई भी इमरजेंसी आती है जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है और राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है, ऐसे कंडीशंस में भी उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद पर बैठा दिया जाएगा। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संविधान विवाद में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय में। अनुच्छेद 72 में क्षमादान है यानी माफ किया जाता है, पार्डन किया जाता है। अनुच्छेद 73 संघ के कार्यपालिका का विस्तार, इसका विस्तार कहाँ वहां तक है जहां तक देश है। केंद्र सरकार चाहे तो कोई भी नियम राज्य में लगा सकती है बिना उस राज्य से पूछे। अनुच्छेद 73 में संघ के कार्यपालिका का विस्तार, इसका अर्थ होता है इसका विस्तार वहां तक है जहां तक देश है। केंद्र सरकार चाहे तो कोई भी नियम राज्य में लगा सकती है बिना उस राज्य से पूछे। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद, भारत में एक मंत्रिपरिषद होगा जो प्रधानमंत्री के निर्देश पर कार्य करेगी। अध्यक्ष पीएम, मंत्रिपरिषद का कार्य राष्ट्रपति को सलाह देना है। मंत्रिपरिषद, भारत में एक मंत्रिपरिषद होगा जो प्रधानमंत्री के निर्देश पर कार्य करेगी। अध्यक्ष पीएम, मंत्रिपरिषद का कार्य राष्ट्रपति को सलाह देना है। अनुच्छेद 75 अन्य मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर। अनुच्छेद 75 में है अन्य मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर।
मंत्रिपरिषद ये पीएम है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। पढ़ेंगे इसके बारे में, मंत्रिपरिषद के बारे में। कैबिनेट मंत्री यह हर एक विभाग का सबसे सबसे सीनियर पद होता है। सारा डिसीजन, निर्णय कैबिनेट मंत्री लेंगे, सारे बड़े फैसले भी। कैबिनेट मंत्री यह हर एक विभाग का सबसे सीनियर पद होता है, तो कैबिनेट मंत्री। इस कैबिनेट मंत्री में सारा निर्णय कैबिनेट मंत्री लेंगे, सारे बड़े फैसले भी। राज्य मंत्री, राज्य मंत्री का मतलब है 28 राज्य के मंत्री से नहीं है, बल्कि कैबिनेट मंत्री का निचला पोस्ट है। राज्य मंत्री का मतलब है 28 राज्य के मंत्री से नहीं है, बल्कि कैबिनेट मंत्री का निचला पोस्ट है, नीचे का पोस्ट है। उप मंत्री राज्य मंत्री के निचले पोस्ट पर होते हैं। उप मंत्री राज्य मंत्री के निचले पोस्ट पर होते हैं, उसे उप मंत्री कहते हैं। किसी कारणवश यदि कैबिनेट मंत्री कुछ समय के लिए उपस्थित नहीं है, तो उनके स्थान पर राज्य मंत्री को उनका पद सौंप दिया जाता है और उनके नाम के आगे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार लगाया जाता है। जैसे ही कैबिनेट मंत्री वापस आते हैं, राज्य मंत्री के आगे से स्वतंत्र प्रभार हटा दिया जाता है। किसी कारणवश यदि कैबिनेट मंत्री कुछ समय के लिए उपस्थित नहीं है, तो उनके स्थान पर राज्य मंत्री को उनका पद सौंप दिया जाता है और उनके नाम के आगे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार लगाया जाता है। जैसे ही कैबिनेट मंत्री वापस आते हैं, राज्य मंत्री के आगे से स्वतंत्र प्रभार हटा दिया जाता है। हमने पढ़ा मंत्रिमंडल के बारे में, हम लोग पढ़ेंगे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, पीएम, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। जब तक प्रधानमंत्री है तब तक ही मंत्रिमंडल है। यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई या उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, तो सभी मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होगा। यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई या उन्होंने यानी प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया, तो सभी मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होगा। प्रधानमंत्री के न रहने पर मंत्रिपरिषद पर प्रभाव पड़ेगा, न कि लोकसभा पर। लोकसभा से बहुमत की सरकार में से किसी दूसरे को प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा, लेकिन बचे हुए कार्यकाल के लिए ही, बचे हुए अवधि के लिए ही, समय के लिए ही। सुपर कैबिनेट अर्थशास्त्री संस्थान ने योजना आयोग को सुपर कैबिनेट कहा है। नीति आयोग। किचन कैबिनेट, प्रधानमंत्री के सगे संबंधियों को किचन कैबिनेट कहा जाता है। प्रधानमंत्री के सगे संबंधियों को क्या कहा जाता है? तो किचन कैबिनेट कहा जाता है। मंत्रिपरिषद में विभाग वितरण पीएम के इच्छा अनुसार होती है। मंत्रिपरिषद में विभाग वितरण प्रधानमंत्री के इच्छा अनुसार होती है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तर देने हेतु बाध्य होता है। जिस कारण मंत्री किसी भी सदन का हो सकता है, वह लोकसभा में बैठ सकता है, किंतु मतदान के समय वह अपने सदन में चला जाता है। मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। शैडो कैबिनेट, हर एक विभाग में कैबिनेट मंत्री के समान पद का विपक्ष से एक कैबिनेट मंत्री हो, उसे ही शैडो कैबिनेट कहते हैं। यह वर्तमान में भारत में नहीं है। शैडो कैबिनेट, हर एक विभाग में कैबिनेट मंत्री के समान पद का विपक्ष से एक कैबिनेट मंत्री हो, उसे ही शैडो कैबिनेट कहते हैं। यह वर्तमान में भारत में नहीं है। मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता। महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। महान्यायवादी, इसको इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। अनुच्छेद 76, इसमें महान्यायवादी की चर्चा है। महान्यायवादी का अर्थ है सरकारी वकील जो केंद्र सरकार के लिए मुकदमा लड़ते हैं। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, अर्थात इनका कोई फिक्स कार्यकाल नहीं होता है। राष्ट्रपति जब चाहे इन्हें हटा सकता है। यह किसी नॉर्मल पर्सन यानी व्यक्ति का मुकदमा भी लड़ सकते हैं। इन्हें कोई भी सरकारी धन से सैलरी नहीं दी जाती है। नॉर्मल पर्सन ने यदि सरकार के खिलाफ मुकदमा किया हो केंद्र सरकार, तो यह केस नहीं लड़ेंगे। इसकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सभी जगह मुकदमा लड़ सकते हैं। अटॉर्नी जनरल के मदद के लिए एक सॉलिसिटर जनरल को रखा जाता है, जिसकी योग्यता हाई कोर्ट के जज के बराबर होती है। सॉलिसिटर जनरल के नीचे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का पद होता है, जिनकी योग्यता डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बराबर होता है। अब पढ़ेंगे हम लोग
केंद्र सरकार के कार्य वर्ग। अनुच्छेद 77 बोला गया है, केंद्र सरकार के कार्यों का निर्वहन राष्ट्रपति केंद्र सरकार का कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर केंद्र सरकार का कोई भी कार्य राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही होगा। राष्ट्रपति केंद्र सरकार के काम को आसान करने के लिए नियम कानून भी बना सकते हैं। इसमें उन्हें प्रधानमंत्री की सलाह लेना है। अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि मंत्रिपरिषद तथा लोकसभा में व्यय हो रहा है, क्या हो रहा है इसकी जानकारी राष्ट्रपति को दे। अनुच्छेद 78 में कहा गया है, प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि मंत्रिपरिषद तथा लोकसभा में क्या हो रहा है इसकी जानकारी राष्ट्रपति को दे। अनुच्छेद 79 संसद की चर्चा। अंग और सदन। अंग 3 है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। सदन 2 है लोकसभा, राज्यसभा। अंग 3 है संसद में बैठने वाले को सांसद कहते हैं। भारत के संप्रभुता पैटर्निटी संसद के पास है। संसद ब्रिटेन से लिया गया है। आगे पढ़ते हैं। संसद, लोकसभा, राज्यसभा, इसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिसे यूएसए से लिया गया है। हाउस ऑफ कॉमन यूके से लिया गया है। सीनेट यूएसए से लिया गया है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स यूके से। पढ़ेंगे लोकसभा और राज्यसभा का। चलिए, लोकसभा को जनता का सदन, राज्यसभा को प्रत्यक्ष सदन कहा गया है। लोकसभा में प्रत्यक्ष सदन, ज्यादा पावर, प्रथम सदन, युवाओं का सदन, 25 वर्ष आयु साल, 25 साल, 2 एंग्लो इंडियन, सदस्य 545, अस्थायी सदन, कार्यकाल 5 वर्ष, प्रत्येक 5 साल पर सभी सदस्यों का चुनाव होता है। निम्न सदन। राज्यसभा को पढ़ते हैं। राज्यसभा को प्रत्यक्ष सदन कहते हैं। लोकसभा के तुलना में कम पावर है। द्वितीय सदन कहते हैं। 30 साल बूढ़ों का सदन कहा गया है। 12 सदस्यों का मनोनयन है। सदस्य 245 होते हैं। स्थायी सदन है। कार्यकाल 6 वर्ष है। बैठने वाले सदस्यों को का कार्यकाल रहता है। एक बार में इसका चुनाव नहीं होता है। प्रत्येक 2 साल पर 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। उच्च सदन होते हैं। उपराष्ट्रपति का महाभियोग का प्रारंभ होते हैं इसी सदन में। पढ़ेंगे कुछ राज्यसभा की शक्तियां के बारे में पढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रारंभ। पहला। दूसरा, 249 के तहत आपातकाल लागू होने पर राज्य सूची में लिखे कानून भी संसद बना सकती है, किंतु इसकी शुरुआत राज्यसभा करेगी। तीसरे में है 312 के तहत अखिल भारतीय जैसी कोई पद का निर्माण करता है तो पहले राज्यसभा करेगी। चौथा है आपातकाल के दौरान यदि लोकसभा भंग है तो आपातकाल को लागू राज्यसभा कर सकती है। कुछ ऐसी शक्तियां जो राज्यसभा को नहीं है। धन विधेयक के मामले में सारी शक्तियां लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास नहीं है। यदि विधेयक को लेकर राज्यसभा और लोकसभा में आपसी मतभेद होता है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। हालांकि लोकसभा में सदस्यों की संख्या ज़्यादा है तो लोकसभा के बाद को ही रखा जाता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, भले ही मंत्री चाहे राज्यसभा के हो पर बैठेंगे लोकसभा में। बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है, भले ही पीएम राज्यसभा का हो किंतु बहुमत की सरकार लोकसभा में होना चाहिए। राज्यसभा तथा लोकसभा की शक्तियां बराबर होती है। पढ़ेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग के समय, संविधान के संशोधन के समय राज्यसभा तथा लोकसभा की शक्तियां बराबर होती है। अनुच्छेद 82 क्या है पढ़ेंगे। प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा और राज्यसभा के सीट में समायोजन हुआ। हमारे संसद भवन में इतनी जगह नहीं है कि प्रत्येक 10 साल पर सांसद को नए जनसंख्या के आधार पर शिफ्ट किया जाए। इसलिए आज वर्तमान में जो संसद भवन है उसमें जो सांसदों की संख्या है वह 1971 के जनसंख्या पर आधारित है और 84वां संविधान संशोधन 2002 में यह कहा गया कि अगला समायोजन 2026 में होगा, अर्थात नया संसद भवन बनाया जाएगा और उसे 2001 की जनगणना के अनुसार शिफ्ट किया जाएगा। अनुच्छेद 83 सदन की अवधि। लोकसभा 5 वर्ष के लिए, संसद 5 वर्ष के लिए होते हैं, राज्यसभा अनंत समय के लिए। संसद की अवधि 6 वर्ष होता है, सांसद की अवधि समय कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अब पढ़ेंगे अनुच्छेद 84 सांसद की योग्यता। सांसद की योग्यता अनुच्छेद 84 में आता है क्या क्या। भारत का नागरिक हो, भारत का क्या हो, नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो, लोकसभा के लिए 25 वर्ष आयु हो, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष आयु हो,
लाभ के पद पर न हो किसी भी चीज में। अनुच्छेद 85 में कहा गया आहूत सत्रावसन स्थगन विघटन संसद के सत्र अनुच्छेद 85 में आता है। कौन सा? पहला आता है बजट सत्र, फरवरी से मई सबसे बड़ा सत्र होता है, सबसे बड़ा होता है। मानसून सत्र जुलाई से अगस्त होता है। शीतकालीन सत्र सबसे छोटा होता है, नवंबर से दिसंबर होता है। अधिकतम 2 सत्रों के बीच 6 माह का गैप हो सकता है। इन 6 माह में कोई इमरजेंसी आती है तो राष्ट्रपति उस पर कानून बना सकते हैं, जिसे अध्यादेश कहते हैं। आहूत सत्र शुरुआत करने के लिए सांसदों को बुलाना आहूत कहलाता है। इसको आहूत करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। सत्रावसन सत्र की समाप्ति के बाद सबको वापस भेजना यह अधिकार भी राष्ट्रपति को ही है। सत्रावसन सत्र के समाप्ति के बाद सबको वापस भेजना यह अधिकार भी राष्ट्रपति को ही है। पढ़ेंगे स्थगन। स्थगन सत्र जब चल रहा हो तो लोकसभा में से 3 से संभालने मतलब सत्र जब चल रहा हो तो लोकसभा में उसे संभालने का कार्य अध्यक्ष का होता है। यानी सत्र जब चल रहा हो तो लोकसभा में उसे संभालने का कार्य अध्यक्ष का होता है। और राज्यसभा में सभापति का, तो यदि वह चाहे तो लोकसभा या राज्यसभा को कुछ समय का कुछ दिनों के लिए स्थगित कर सकते हैं। विघटन के बारे में समझेंगे। सरकार बनाने के लिए लोकसभा में बहुमत की आवश्यकता होती है। यदि बहुमत की सरकार गिर जाती है तो राष्ट्रपति उन्हें 1 महीने का समय देते हैं कि आप अपना बहुमत सिद्ध कीजिए। यदि 1 महीने में बहुमत सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो सरकार लोकसभा को विघटित कर देती है, समाप्त कर देती है और दोबारा चुनाव कराना होता है। अनुच्छेद 86 में कहा गया है राष्ट्रपति का अभिभाषण। बजट सत्र की पहली बैठक प्रत्येक वर्ष में होती है। दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं और राष्ट्रपति भाषण देते हैं। यह भाषण मंत्रिमंडल द्वारा लिखा जाता है। अनुच्छेद 87 विशेष अभिभाषण। 5 वर्ष बाद जब नए लोकसभा का चुनाव होकर आता है तो राष्ट्रपति भाषण देते हैं और उसे विशेष अभिभाषण कहते हैं। अनुच्छेद 88 मंत्री महान्यायवादी। मंत्री चाहे लोकसभा के हो या राज्यसभा के, बैठते हैं लोकसभा में। यदि मतदान की बारी आती है तो राज्यसभा के मंत्री को अपने सदन में आना होगा, मतलब जाना होगा। मंत्री चाहे लोकसभा के हो या राज्यसभा के बैठते हैं लोकसभा में। यदि मतदान की बारी आती है तो राज्यसभा के मंत्री को अपने सदन में जाना होगा। महान्यायवादी यह न तो लोकसभा का सदस्य है न ही राज्यसभा का सदस्य है, किंतु यह दोनों सदन में भाग ले सकता है, दोनों सदन में बैठ सकता है, किंतु वोट के समय वह संसद के किसी भी सदन में नहीं जाएगा। अनुच्छेद 89 सभापति यानी चेयरमैन, उपसभापति वाइस चेयरमैन। पढ़ेंगे अनुच्छेद 89 के बारे में। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है जो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। इन्हें निर्णायक मत अर्थात यदि राज्यसभा में कोई विधेयक पास करने के लिए 50% लोगों ने हाँ तथा 50% लोगों ने ना कहा हो तब सभापति अपना वोट देते हैं का अधिकार है। बाकी अन्य परिस्थिति में यह अपना वोट नहीं देते हैं। राज्यसभा में एक उपसभापति होते हैं जिन्हें राज्यसभा के 245 सदस्यों में से ही चुना जाता है। यह उन दिनों जब सभापति का पद खाली हो तब उपसभापति सभापति के पद को संभालते हैं। क्या होता है समझिए। अनुच्छेद 89 में क्या होता है? सभापति उपसभापति। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है जो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। इन्हें निर्णायक मत अर्थात यदि राज्यसभा में कोई विधेयक पास करने के लिए 50% लोगों ने हाँ तथा 50% लोगों ने ना कहा हो तब सभापति अपना वोट देते हैं का अधिकार है। बाकी अन्य परिस्थिति में यह अपना वोट नहीं देते हैं। राज्यसभा में यह उपसभापति होते हैं जिन्हें राज्यसभा के 245 सदस्यों में से ही चुना जाता है। यह उन दिनों जब सभापति का पद खाली हो तब उपसभापति सभापति के पद को संभालते हैं। समझेंगे। यदि राज्यसभा में कार्रवाई करनी हो तो कम से कम 10% या 1/10 लोगों का उपस्थित होना अनिवार्य है। इसी 1/10 कोरम गणपूर्ति कहते हैं। राज्यसभा में सभापति से ऊपर कोई नहीं है। इन्हें हटाने के लिए महाभियोग लाना पड़ता है। राज्यसभा में
सभापति से ऊपर कोई नहीं है, इन्हें हटाने के लिए महाभियोग लाना पड़ता है। अब पढ़ेंगे अंतर लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में क्या होता है, लोकसभा का हेड स्पीकर होता है, अध्यक्ष होता है। राज्यसभा का हेड चेयरमैन होता है यानी सभापति होता है। अध्यक्ष की चर्चा आर्टिकल 93 में किया गया, अनुच्छेद 93 में किया गया है। सभापति की चर्चा 89 में कहा किया गया है। अध्यक्ष प्लस उपाध्यक्ष होते हैं, दोनों का चुनाव होता है क्योंकि दोनों लोकसभा के 545 सदस्य में से ही एक होते हैं। अध्यक्ष लोकसभा का पदेन होता है। लोकसभा में गणपूर्ति नहीं रहने पर अध्यक्ष कार्रवाई को स्थगित कर सकते हैं। लगातार 60 दिन तक लोकसभा में अनुपस्थित होने पर अध्यक्षता को रद्द करने का आदेश अध्यक्ष देता है। अध्यक्ष के पास वोटिंग का पावर नहीं होता, यह सिर्फ निर्णायक मत देते हैं। राज्यसभा का हेड चेयरमैन यानी सभापति होते हैं। सभापति की चर्चा अनुच्छेद 89 में है। सभापति जो उपसभापति होते हैं, सिर्फ उपसभापति को राज्यसभा के 245 सदस्यों में से चुना जाता है। सभापति राज्यसभा का पदेन होता है। राज्यसभा में गणपूर्ति नहीं होने पर सभापति कार्रवाई को स्थगित कर सकते हैं। लगातार 60 दिन तक एब्सेंट रहने पर अध्यक्षता रद्द कर सकते हैं सभापति के पास भी वोटिंग का पावर नहीं होता है, यह सिर्फ निर्णायक मत देते हैं। पैसे से संबंधित कोई भी विधेयक राज्यसभा पास नहीं कर सकता। यदि किसी भी एमपी को 60 दिन से अधिक के लिए बाहर जाना हो तो वह इसकी सूचना सभापति को दे कर जाएंगे। अनुशासनहीनता करने पर सदस्यता रद्द करते हैं सभापति। अब लोकसभा में पढ़ते हैं कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, यह डिसाइड लोकसभा करेगी। कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, यह डिसाइड निर्णय लोकसभा करेगी। यदि किसी भी एमपी को 60 दिन से अधिक के लिए बाहर जाना हो तो वह इसकी सूचना अध्यक्ष को दे कर जाएंगे। अनुशासनहीनता करने पर सदस्यता रद्द कर सकते हैं अध्यक्ष यानी स्पीकर क्या कर सकते हैं, अनुशासनहीनता करने पर सदस्यता रद्द कर सकते हैं। कौन, स्पीकर यानी अध्यक्ष। प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति चुनते हैं, जो आए 545 सदस्यों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनते हैं। 545 को शपथ दिलाते हैं। प्रोटेम स्पीकर संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता अध्यक्ष करेंगे। अब पढ़ेंगे अनुच्छेद 100 कोडम गणपूर्ति 1/10। अब पढ़ेंगे अनुच्छेद 101। अनुच्छेद 101 में कहा गया स्थान का रिक्त, अर्थात यदि लोकसभा में किसी एक सांसद की मृत्यु हो गई तो उसके स्थान पर 6 माह के अंदर चुनाव करवा के उसके जगह एक नए सांसद को चुना जाता है, किंतु उसका कार्यकाल बचे हुए कार्यकाल जितना होगा। कहा जा रहा है अनुच्छेद 101 में, अर्थात यदि लोकसभा में किसी एक सांसद की मृत्यु हो गई तो उसके स्थान पर 6 माह के अंदर चुनाव करवा के उसके जगह एक नए सांसद को चुना जाता है, किंतु उसका कार्यकाल बचे हुए कार्यकाल जितना होगा। अनुच्छेद 102 में डिस्क्वालिफिकेशन है। अनुच्छेद 102 में डिस्क्वालिफिकेशन है। 103 में क्वेश्चन ऑन डिस्क्वालिफिकेशन है। चौथे में 104 में पेनाल्टी है। 105 में शक्ति विशेषाधिकार है। 106 में सैलरी और अलाउंसेस है। अनुच्छेद 107 विधेयक का पुनः स्थापन इंट्रोड्यूस। मसौदा ड्राफ्ट प्रारूप तैयार होता है सचिव विभाग आईएएस करते हैं। पूरा स्थापना इंट्रोड्यूस होता है मंत्री सांसद। लोकसभा राज्यसभा ये सांसद में होते हैं। विधेयक बिल पास होते हैं। कैब जिसे बोलते हैं राष्ट्रपति। सीएए एक्ट पास हुआ। किसी कानून को बनाने के लिए सबसे पहले आईएएस जो रिटायर हो चुके हो या उस विभाग के सचिव उसका प्रारूप तैयार करते हैं, जिसमें मसौदा ड्राफ्ट कहते हैं, मसौदा या तो ड्राफ्ट कहते हैं। फिर मंत्री या सांसद उसे लोकसभा और राज्यसभा में ले जाते हैं, जहां बहस होता है, चर्चा होता है, और जब तक पास हो जाता है तब वह विधेयक कहलाता है। फिर इसे राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। जब राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो वह विधेयक कानून एक्ट बन जाता है। पढ़ेंगे, दोबारा समझेंगे। किसी कानून को बनाने के लिए सबसे पहले आईएएस जो रिटायर हो चुके हो या उस विभाग के सचिव हो उसका प्रारूप तैयार करते हैं, जिसे मसौदा या ड्राफ्ट कहते हैं। फिर मंत्री या सांसद उसे लोकसभा और राज्यसभा में ले जाते हैं, जहां बहस होता है, चर्चा होता है, और जब वह पास हो जाता है तब वह विधेयक कहलाता है। इसे राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। जब राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो वह विधेयक
कानून एक्ट बन जाता है। अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं। इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर करते हैं। इसे 3 परिस्थिति में बुलाया जाता है: जब लोकसभा किसी विधेयक को पास कर दे और राज्यसभा न करे, लोकसभा कोई सुझाव दे, राज्यसभा सुझाव न माने, लोकसभा कोई विधेयक पास करे, राज्यसभा 6 मंथ से अधिक कुछ न बोले, तब। समझेंगे दोबारा अनुच्छेद 108 के बारे में। संयुक्त अधिवेशन होता है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं। इसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर या अध्यक्ष करते हैं। इसे 3 परिस्थिति में बुलाया जाता है: जब लोकसभा किसी विधेयक को पास कर दे और राज्यसभा न करे, दूसरा लोकसभा कोई सुझाव दे, राज्यसभा सुझाव न दे, दूसरा तीसरा लोकसभा कोई विधेयक पास करे और राज्यसभा 6 मंथ से अधिक कुछ न बोले, तब होता है ये संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। अभी तक भारत में 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया। आज तक भारत में 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया। 1961 में दहेज के लिए, दूसरी 1978 बैंक के लिए, तीसरा 2002 पोटा के लिए। चलिए पढ़ते हैं। महाभियोग और संशोधन धन विधेयक मात्र ऐसा है जिस पर कभी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। महाभियोग और संशोधन धन विधेयक मात्र ऐसा है जिस पर कभी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। अनुच्छेद 109 धन विधेयक का विशेष प्रावधान होता है। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होगा। कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय लोकसभा लेगी। कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय लोकसभा लेगी, लोकसभा के अध्यक्ष लेगी। धन विधेयक को लोकसभा में ले जाने से पहले पूर्व सूचना राष्ट्रपति को दी जाती है। धन विधेयक को लोकसभा में ले जाने से पहले पूर्व सूचना राष्ट्रपति को दी जाती है। हालांकि राष्ट्रपति को पूर्व सूचना दी गई थी, इसलिए राष्ट्रपति इस पर पुनः विचार नहीं कर सकते। धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन में पारित करना अनिवार्य है। यदि राज्यसभा 14 दिन में पारित नहीं करते हैं तो वह 15वें दिन स्वतः पारित हो जाएगा। धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन में पारित करना अनिवार्य है। यदि राज्यसभा 14 दिन में पारित नहीं करते हैं तो वह 15वां दिन स्वतः पारित हो जाएगा। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा है। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में है। वह सारे विधेयक धन विधेयक है जिसका संबंध धन से है। टैक्स बढ़ाने, घटाने, रक्षण से संचित निधि प्रभावित है। अनुच्छेद 111 विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति यानी वेटो पावर रद्द 42वां अत्यंतकारी वीटो, पूर्ण विचार 44वां निलंबकारी वीटो, पॉकेट ज्ञानी जैल सिंह जेबी वीटो। यानी अनुच्छेद 111 में विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति यानी वेटो पावर आता है। अनुच्छेद 111 अनुच्छेद 112 बजट वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में आता है। इसमें एक वर्ष में आय तथा व्यय दोनों के विवरण को बजट कहते हैं। इसे प्रस्तुत करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, लेकिन वह इसके लिए वित्त मंत्री से बजट प्रस्तुत करवाते हैं। बजट पास होने का यह मतलब नहीं है कि पैसा निकल जाएगा। एक वर्ष में आय तथा व्यय दोनों का विवरण को बजट कहते हैं। इसे प्रस्तुत करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, लेकिन वह इसके लिए वित्त मंत्री से बजट प्रस्तुत करवाते हैं। बजट पास होने का यह मतलब नहीं है कि पैसा निकल जाएगा। अनुच्छेद 113 प्राक्कलन होता है। इसका मतलब होता है आकलन करना कि किसी राज्य को अगर सरकार संभवतः 2.5 लाख करोड़ देती है तो वह किन किन चीज़ों में खर्च करेंगे, इसका एक लेखा जोखा तैयार करना अनुच्छेद 113 में आता है। प्राक्कलन कहते हैं। यानी इस प्राक्कलन में अर्थात आकलन करना कि किसी राज्य को अगर सरकार संभवतः 2.5 लाख करोड़ देती है तो वह किन किन चीज़ों में खर्च करेंगे, इसका एक लेखा जोखा तैयार करना। अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक होता है। अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक, इसमें क्या होता है, जब तक यह विधेयक एक बार लोकसभा तथा एक बार राज्यसभा में पास नहीं हो जाता, हम संचित निधि से पैसा नहीं निकाल सकते। इसलिए धन कोष का रक्षक संसद को कहते हैं। अनुच्छेद 115 अतिरिक्त अनुदान। पहले बजट पास हुआ, फिर प्राक्कलन करके रूपरेखा तैयार की गई और फिर विनियोग विधेयक द्वारा संसद ने पास करवा के पैसा निकाल दिया। यदि किसी काम को करने में यदि पैसा घट जाता है तो अतिरिक्त अनुदान जाता है। अनुच्छेद 15 में अतिरिक्त अनुदान, इसमें क्या होता है, पहले बजट पास हुआ, फिर प्राक्कलन करके रूपरेखा तैयार की गई और फिर विनियोग विधेयक
द्वारा संसद ने पास करवा के पैसा निकाल दिया। यदि किसी काम को करने में यदि पैसा घट जाता है तो अतिरिक्त अनुदान जाता है। ध्यान देने की बात है, यदि सरकार ज्यादा पैसे बजट के रूप में निकाल रही है तो विपक्ष लाएगी कटौती प्रस्ताव, जिसमें 3 प्रकार के प्रस्ताव होते हैं। नीतिगत कटौती, बजट अस्वीकार करके 1 रुपये सरकार को दिया जाता है। अर्थगत कटौती, बजट को थोड़ा कम कर दिया जाता है। बजट को थोड़ा कम कर दिया जाता है अर्थगत कटौती में। सांकेतिक कटौती, इसमें क्या होता है, विपक्ष विरोध जाहिर करती है, जिसमें बजट में 100 की कमी की जाती है। विपक्ष विरोध जाहिर करती है जिससे बजट में 100 की कमी की जाती है। बुलेटिन, यह बुलेटिन क्या होता है, यह बजट पर बहस से बचने के लिए किया जाता है। इसके तहत डायरेक्ट मतदान किया जाता है। यह बजट पर बहस से बचने के लिए किया जाता है। इसके तहत डायरेक्ट मतदान किया जाता है। बजट 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आम बजट, आंतरिक बजट, लेखानुदान बजट। समझेंगे, आम बजट पूरे 1 वर्ष का बजट आम बजट कहलाता है। चुनावी वर्ष का बजट, जिस वर्ष चुनाव हो रहा है उसे आंतरिक बजट कहते हैं। लेखानुदान बजट चुनाव वर्ष में व्यय को बताती है, जिसे लेखानुदान बजट कहते हैं, जो कि अनुच्छेद 116 में आता है। सरकार व्यस्त रहने के कारण लेखानुदान होता है। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक अनुच्छेद 117 में आता है। यह खर्च को बताने के लिए है। यह लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों से पास कराया जाएगा। राष्ट्रपति इसे पूर्ण विचार के लिए लौटा भी सकते हैं। इस पे संयुक्त अधिवेशन भी बुलाया जा सकता है। यह खर्च को बताने के लिए है। यह लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों से पास कराया जाएगा। राष्ट्रपति से पूर्ण विचार के लिए लौटा भी सकते हैं। इस पे संयुक्त अधिवेशन भी बुलाया जा सकता है। अनुच्छेद 117 पे अब पढ़ेंगे अनुच्छेद 118। अनुच्छेद 118 यानी समिति के बारे में बात किया जाता है। अस्थायी और स्थायी। अस्थायी में प्रवर विधेयक पर जांच होता है। दूसरा, संसदीय घोटाले की जांच होता है। स्थायी बजट जांच, जनता के समक्ष के जांच, यानी जनता के जो भी समस्याएं होती हैं उसकी जांच। अन्वेषण, सुप्रीम कोर्ट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की जांच। सेवा, संसद के सदस्यों का वेतन एवं फर्टिलिटी। सदन, फ्यूटिलिटी है। सदन, सांसद के प्रक्रिया, नियम और कानून। सदन, सांसद की प्रक्रिया, नियम व कानून। विभागीय, हर विभाग को अपना अपना रिपोर्ट सौंपा जाता है विभागीय समिति द्वारा। वित्तीय समिति, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति होता है। प्राक्कलन समिति क्या होता है? प्राक्कलन समिति यह धन निकालती है। इसके लिए इसमें लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, राज्यसभा के 0। लोक लेखा समिति प्राक्कलन समिति की जांच के लिए यह समिति का गठन किया जाता है। इसका अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है। लोक लेखा की जांच के लिए सीएजी का गठन किया जाता है। सीएजी की रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति करता है। लोक लेखा समिति में सदस्य लोकसभा के 15, राज्यसभा का 7 होते हैं। लोक उपक्रम समिति सरकारी कंपनी को कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ इसकी जांच लोक उपक्रम समिति करते हैं। सदस्य लोकसभा 15, राज्यसभा में 7। लोक उपक्रम समिति सरकारी कंपनी को कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ इसकी जांच लोक उपक्रम समिति करते हैं। सदस्य लोकसभा 15 होते हैं, राज्यसभा में 7 होते हैं। पढ़ेंगे बजट। बजट सत्र का समय 11 से 12 का समय होता है, यानी 11 से 12 यानी प्रश्नकाल होता है। एक होता है तारांकित, अंतरांकित, अल्पसंख्यक, गैर सरकारी। तारांकित क्या होता है? इसमें ओरल प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें अतारांकित में क्या होता है? लिखित सवाल होते हैं। अल्प सूचना यानी अल्प सूचना में कुछ प्रश्न छूटने पर पूछे जाते हैं। गैर सरकारी यानी प्रश्न होते हैं। क्या क्या प्रश्न पूछे जाने वाले हैं इसकी सूचना पहले ही कैबिनेट सचिव को दे दी जाती है, ताकि वह विभाग के मंत्री को यह दे सके और बाद में मंत्रियों से प्रश्नों का जवाब दे सके, यानी जवाब दे पाए। 12 से 1 शून्यकाल होता है, 1 से 2 लंच टाइम होता है, 2 से 6 विशेषाधिकार प्रस्ताव होता है, यानी विशेषाधिकार प्रस्ताव होता है। आधुनिक जानकारी देने पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव होता है। कार्य स्थगन प्रस्ताव, किसी इमरजेंसी के आने पर कार्य को स्थगित कर दिया जाता है। निंदा प्रस्ताव, समस्त या एक मंत्री के कार्य से संतुष्ट नहीं होने पर अध्यक्षवाद प्रस्ताव, राष्ट्रपति के भाषण एवं अभिभाषण देकर जाने पर धन्यवाद किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव, विपक्ष को संदेश हो कि सरकार के पास 50% सीट नहीं है, 10 दिन पहले 50 लोगों के लिखित देना होगा। विश्वास प्रस्ताव, बहुमत 50%, 273 का 50%। पढ़ेंगे
अनुच्छेद 120 संसद की भाषा। अनुच्छेद 120 में क्या आता है? संसद की भाषा हिंदी या अंग्रेजी। अनुच्छेद 121 संसद में सुप्रीम कोर्ट की चर्चा नहीं की जा सकती। संसद में सुप्रीम कोर्ट की चर्चा नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 122 सुप्रीम कोर्ट संसद की हस्तक्षेप नहीं करेगी। अनुच्छेद 122 सुप्रीम कोर्ट संसद की हस्तक्षेप नहीं करेगी। अनुच्छेद 123 यानी अध्यादेश अधिकतम 6 महीने के लिए राष्ट्रपति लाते हैं। अध्यादेश अधिकतम 6 महीने के लिए राष्ट्रपति लाते हैं। सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट की चर्चा। वर्तमान में जजों की संख्या 33+1 है यानी 34 है। सीजीआई। सुप्रीम कोर्ट के जज की योग्यता। हाई कोर्ट वकील के पद पर 10 साल, हाई कोर्ट में जज के पद पर 5 साल, राष्ट्रपति की नज़र में कानून का ज्ञाता, राष्ट्रपति के नज़र में कानून का ज्ञाता। कोलोजियम सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जज। सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए महाभियोग के बजाय संसद की कार्यवाही शब्द का यूज। अनुच्छेद 125 में जजों का वेतन। अनुच्छेद 125 में जजों का वेतन यानी संचित निधि। सीजेआई को 2.80 लाख 2,80,000, जज को 2 लाख यानी 2.5 लाख पर मंथ। संवैधानिक मामलों की सुनवाई में मिनिमम 5 जज। गोलक नाथ मामला 9 जज बैठे। केशवानंद भारती 13 जज बैठे। अब तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ थी। रिटायर्ड 65 वर्ष में। अनुच्छेद 126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश 33+1 यानी 34 सीजीआई। यदि सीजीआई कुछ दिनों की हो छुट्टी पर गए हो तो उसके स्थान पर 33 में से किसी एक को उन दिनों के लिए सीजीआई बनाया जाता है। यदि सीजीआई कुछ दिनों की छुट्टी पर गए हों तो उसके स्थान पर 33 में से किसी एक को उन दिनों के लिए सीजीआई बनाया जाता है। अनुच्छेद 127 जब कुछ जज 33 में से छुट्टी पर जाते हैं तो हाई कोर्ट के जज को उतने दिनों के लिए एड हॉक जज के रूप में सुप्रीम कोर्ट के जज के स्थान पर लाया जाता है। इस कार्य के लिए अनुच्छेद 128 सेवानिवृत्त रिटायर्ड जज को यानी रिटायर्ड जज को लाया जाता है जब 25 हाई कोर्ट एड हॉक देने से मना कर दे तो। अनुच्छेद 129 में कहा गया अभिलेख न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के फैसले अपने आप में कानून होता है। हम यदि किसी भी कार्य के बदले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है तो बाद में यदि कोई इसी कार्य को बदले कोर्ट जाता है तो उसी कानून को आधार बनाकर सजा सुनाई जाती है। अनुच्छेद 130 सुप्रीम कोर्ट का स्थान। इसके तहत यदि राष्ट्रपति चाहे तो सुप्रीम कोर्ट का ब्रांच अलग अलग स्थान पर भी खोल सकती है। अनुच्छेद 30 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का स्थान। इसके तहत यदि राष्ट्रपति चाहे तो सुप्रीम कोर्ट का ब्रांच अलग अलग स्थान पर भी खोल सकती है। अनुच्छेद 131 सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक अधिकार मूल अधिकार है। स्टेट विवाद के मामले, स्टेट सेंट्रल विवाद के मामले सुप्रीम कोर्ट देखेगी। सुप्रीम कोर्ट का अपीलीय अधिकार हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 132 संवैधानिक अपील अनुच्छेद 132 के अनुसार। अनुच्छेद 133 दीवानी अपील। अनुच्छेद 134 फौजदारी अपील यानी मारपीट वगैरह आता है। अनुच्छेद 135 भले ही सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया किंतु सुप्रीम कोर्ट के पास वह सभी पावर है जो उस समय फेडरल कोर्ट के थे। अनुच्छेद 136 अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की इजाजत स्पेशल ली पिटीशन सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 137 के अनुसार न्यायिक पुनरावलोकन होता है। सुप्रीम कोर्ट से गलती होने पर यह लाया गया। अनुच्छेद 139 रीट यानी मूल अधिकार के बदले किसी और काम के बदले रीट निकालना हो। मूल अधिकार के बदले किसी और काम के बदले रीट निकालना हो। अनुच्छेद 141 सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सभी को मानना होगा। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सभी को मानना होगा। अनुच्छेद 143 परामर्श सलाह सीजीआई राष्ट्रपति को सलाह देंगे। सीजीआई राष्ट्रपति को सलाह देंगे। पढ़ेंगे सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148 से 151 में आते हैं। पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति 6 वर्ष का कार्यकाल अधिकतम 65 वर्ष तक कार्यकाल हटाने के लिए महाभियोग यह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे। सेंट्रल एंड स्टेट दोनों के अकाउंट की जांच करेगी। सेंट्रल और स्टेट दोनों के अकाउंट की जांच करेगी। सीएजी अपने सेंट्रल की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा। सीएजी अपने स्टेट की रिपोर्ट राज्यपाल को देगा। राष्ट्रपति रिपोर्ट का अध्यक्ष के माध्यम से संसद में रखवाएंगे। सीएजी के रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति के अध्यक्ष करेंगे। भाग 6 राज्यसभा अनुच्छेद 152 से 237 आता है। अनुच्छेद 152 राज्यसभा यानी राज्य
राज्यसभा नहीं होता। अनुच्छेद 152 में आता है सिर्फ राज्य यानी स्टेट आता है। स्टेट में क्या क्या होता है? स्टेट राज्य के पास क्षेत्रफल, जनसंख्या, शासन, संप्रभुता, फ्रैटर्निटी होने चाहिए। ये राज्य के पास नहीं है फ्रैटर्निटी, ये संप्रभुता राज्य के पास नहीं है। राज्यपाल 153 से 159 में आते हैं, यानी 156 कार्यों को 158 शासक राज्यपाल 153 कार्यपालिका 154 नियुक्ति 55 योग्यता 157 पढ़ेंगे। 153 राज्यपाल का पद, राज्यपाल का पद अनुच्छेद 153 में आता है, कनाडा से लिया गया। 154 राज्यपाल राज्य के औपचारिक कार्यपालिका, कार्यपालिका का औपचारिक अनुच्छेद 154 राज्यपाल राज्य के औपचारिक कार्यपालिका, कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान। अनुच्छेद 155 पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति। 156 कार्यकाल, अनुच्छेद 156 में कार्यकाल आता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। 157 योग्यता, भारत का नागरिक हो, दिवालिया न हो, पागल न हो, 35 वर्ष की आयु हो, लाभ के पद पर न हो। अनुच्छेद 157 योग्यता है भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया न हो, 35 वर्ष की आयु, लाभ के पद पर न हो। राज्यपाल अनुच्छेद 158 शर्त, उसी राज्य का निवासी उस राज्य का राज्यपाल नहीं होगा। शर्त अनुच्छेद 158 में शर्त है क्या? उसी राज्य का निवासी उस राज्य का राज्यपाल नहीं होगा होता है। अनुच्छेद 159 शपथ, राज्यपाल को शपथ उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। शपथ, राज्यपाल को शपथ उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे एवं उन्हें पद से हटाने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास ही है। राज्यपाल की शक्तियाँ विधायी शक्तियाँ, कार्यकारी शक्तियाँ, वित्तीय शक्ति, क्षमादान शक्ति, फांसी की सजा नहीं माफ कर सकते हैं, आपात शक्ति, विवेकाधिकार शक्ति, विशेषाधिकार शक्ति, विधेयक को संरक्षित रखना। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति विस्तार का अधिकार राज्यपाल को होता है। एवं अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसके अध्यक्ष राज्य के मुख्य मंत्री होंगे। अनुच्छेद 164 सीएम तथा अन्य मंत्री की अनुमति राज्यपाल करेंगे।